हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी लोग। हार्दिक स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमी के अंदर। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम गाला असाइनमेंट 2026 कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान पेपर नंबर 1 का विभाग नंबर सी राइट प्रश्नों के उत्तर एकदम आसान भाषा में सीखने जा रहे हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, मोहेंजोदड़ो का प्राचीन नगर आयोजन आज के आधुनिक नगर आयोजन के लिए प्रेरणा का स्वरूप है। अर्थात विद्यार्थी मित्रों, मोहेंजोदड़ो का जो प्राचीन नगर है, पुराना नगर, उस नगर की तुलना अगर आज के आधुनिक नगर से मैं करूं तो मिलता जुलता है। इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि पहले की चीजें आज भी दिखाई दे रही है। भाई ओल्ड इज गोल्ड। तो ऐसा कैसे कैसे प्राचीन नगर आयोजन आधुनिक नगर आयोजन का प्रेरणा है। अर्थात आधुनिक नगर आयोजन का निर्माण क्या प्राचीन नगर आयोजन के बेस पर किया गया है। बिल्कुल सही। स्टार्ट करते हैं आंसर। मोहेंजोदड़ो की प्राचीन नगरों का आयोजन नीचे दिया गया है। सबसे पहले पढ़ते हैं नगर रचना। अब भाई हम पढ़ रहे हैं मोहेंजोदड़ो का, लेकिन आपको ये रियलाइज होगा कि हाँ यार, वर्तमान में भी तो ऐसा ही कुछ है। ऐसा मोहेंजोदड़ो नगर आयोजन की दृष्टि से श्रेष्ठ था। बाढ़ और नमी से बचाने के लिए घरों को ऊंची चबूतरों पर बनाया गया था। बिल्कुल बोलो, समझ में आया ना। आज भी लोग मकान मकान बनाते हैं तो ऊंचे चबूतरे बनवा देते हैं, जिससे क्या बाढ़ का पानी, बाढ़ वार आए या बारिश आए, पानी डूब जाए तो मकान के अंदर ना घुस पाए। ठीक है। दूसरा, पूरे शहर के चारों ओर एक दीवार बनाई गई थी। राइट, पूरे शहर के चारों, जिससे क्लियर हो जाता था कि भाई यही ये शहर है। दीवार के बाहर जाओ मतलब दूसरे इलाके में जाओ। ऐसे भी हमारे लोगों का भी है, एरिया वाइज देखो बोर्ड लगा हुआ कि भाई हाँ यहाँ से निकलो तो यहाँ से निकलो तो वहां। ऐसा रास्ते, रास्ते यानी रास्ते। मोहेंजोदड़ो की सड़कें अधिकतर 9.75 मीटर चौड़ी थी। चौड़ी मतलब एक साथ ढेर सारी गाड़ियां जा सके, जैसे अभी जा रही हैं। दूसरा, छोटी और बड़ी सड़कें समकोण पर मिलती थी और इतनी चौड़ी थी कि एक से अधिक वाहन गुजर सकते थे। यानी छोटी सड़क और बड़ी सड़क एक दूसरे से समकोण राइट एंगल पे मिलती थी, और जहां मिलती थी उसमें घुमाव इतना ज्यादा होता था कि ढेर सारी गाड़ियां एक साथ घूम के दूसरी गाड़ियों को क्रॉस कर सके। ऐसा भी है। ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं गटर योजना। मोहेंजोदड़ो नगर रचना के लक्षण गटर योजना है, यानी सबसे बेस्ट अगर वहां कोई देखा गया तो गटर योजना। शहर के गंदे पानी के निकाल के लिए गटर बनवाया गया था, यानी शहर का गंदा पानी बाहर निकले उसके लिए गटर की व्यवस्था। आज भी वही चीज है। ठीक है। फिर सार्वजनिक स्नानागार। तो मोहेंजोदड़ो शहर में एक विशाल स्नानागार की भी खोज हुई है। यहाँ के लोग धार्मिक अवसरों पर इस स्नानागार का उपयोग करते होंगे। आज भी देखो, कहीं घूमने उमने जाओ बड़े बड़े मंदिरों में तो आपको वहां पर धर्मशाला मिलेगा। धर्मशाला अर्थात एक ऐसा स्थान जहां पे ढेर सारे लोग एक साथ नहा सकते हैं, यानी विशाल स्नानागार। यानी इन सब बातों के आधार पर विद्यार्थी मित्रों हम कह सकते हैं। ठीक है। फिर इस स्नानागार में स्वच्छ जल लाने और गंदा जल बाहर निकालने की व्यवस्था भी थी। यानी ये जो स्नानागार मिला है मोहेंजोदड़ो में, यहाँ पर देखा जाए तो स्वच्छ पानी का टांकी अलग, और स्वच्छ पानी में व्यक्ति अगर नहा रहा है तो जो गंदा पानी होता है वो गंदा पानी दूसरे टांकी में जाएगा और दूसरे टांकी से वह बाहर निकल जाएगा। दैट मीन्स समझो। राइट। यह सुंदर नगर आयोजन आधुनिक शहरों के लिए प्रेरणा भी है। यानी आज के जो आधुनिक शहर का निर्माण जिस तरह से किया जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है कि पुराने आधुनिक शहर निर्माणों से मिलता जुलता है। ठीक है। राइट। कोई 3 मुद्दे, यानी यहाँ पर 3 मुद्दे लिखना है। यहाँ पर मैंने 4 समझाया, आपको लिखना कितना है? 3 लिखना है। राइट विद्यार्थी मित्रों, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मोढेरा के सूर्य मंदिर के बारे में परिचय दो। किसके? मोढेरा के सूर्य मंदिर के बारे में। मोढेरा का सूर्य मंदिर, यह सूर्य मंदिर उत्तरी गुजरात के मेहसाणा जिले के मोढेरा में स्थित है। यानी उत्तरी गुजरात मेहसाणा जिले के मोढेरा के अंदर मोढेरा का सूर्य मंदिर आया हुआ है। इस मंदिर का नक्काशी ईरानी शैली का, अर्थात ईरान के लोग आए और यहाँ पर जो भी कलाकृति है, जो डिजाइन विजाइन है, वो ईरान के लोगों ने ज्यादा किया, यानी ईरानी शैली बोल सकते हैं। यह सूर्य मंदिर 1026 ईस्वी सन में भीमदेव सोलंकी प्रथम के शासनकाल में बनवाया गया था। यानी इस मंदिर का निर्माण काल 1026 में हुआ। राजा भीमदेव सोलंकी वंश के थे प्रथम। ठीक है। इस मंदिर का प्रवेश द्वार पूर्व दिशा में, यानी अगर मंदिर में एंट्री मारना है तो पूरब से मारना पड़ता है। इसीलिए जब प्रातः काल सूर्य उदय होता है तो उसकी किरणें सीधे गर्भगृह में प्रवेश करती, क्योंकि आपको पता है सूरज भी कहाँ से उगता है? पूर्व से, और मंदिर का प्रवेश द्वार भी कहाँ है? पूर्व में।
यानी जब सूरज की किरणें इसके गर्भगृह में पहुंचती हैं तो पूरा मंदिर जगमगा उठता है। भाई स्टोरी तो छुपाई गई है, उसमें एक हीरा था, उस हीरे पे जब सूरज की रोशनी पड़ती थी ना तो मंदिर अंदर से पूरा जगमगा जाता था। रियलिटी में अभी वहां हीरा तो है ही नहीं, तो विशेषता ही नहीं है, ठीक है। और सूर्य के प्रतिमा के मुकुट के मध्य स्थित मणि पड़ती थी, राइट, मणि यानी हीरा, बट वो हीरा अभी नहीं है, जिससे वो मणि पूरा जगमगाता था और पूरे मंदिर में उस मणि की किरण यानी प्रकाश की किरण जगमगा उठती थी। परिणाम स्वरूप पूरे वातावरण में, पूरे मंदिर में दिव्यता उत्पन्न हो जाता था। मंदिर देखने में बहुत ही खतरनाक दिखता था। इस मंदिर के गर्भगृह के बाहर सूर्य की अलग अलग मूर्तियां आज भी देखी जा सकती है। मंदिर के गर्भगृह के बाहर जाओगे, अलग अलग रूप में भगवान सूर्य आपको दिखाई देंगे। सूर्य मंदिर के सामने विशाल आयताकार जलाशय यानी जलकुंड भी है, बहुत बड़ा सूर्य मंदिर के सामने। इस जलाशय के चारों दिशाओं में कुल 108 छोटे छोटे मंदिर स्थित है, यानी उस कुंड के अंदर गोल गोल पूरा कुंड घूमोगे ना तो आपको कुल 108 मंदिर दिखाई देंगे। सुबह शाम वहां जलती दीप मालाएं एक मनोरम दृश्य उत्पन्न करती है, यानी सुबह शाम वहां पर आरती होती है दीपमालाओं की, तो काफी अच्छा दिखाई देता है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर यहाँ पर एंजॉय आपको लेना है तो मकर संक्रांति के दिन रात में जाओ, मेला भी लगता है और खतरनाक मंदिर को सजाया जाता है, ऐसा लगेगा कि आपका दिल एकदम खुश हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल एकदम खुश हो जाओगे। ऐसा लगेगा हाँ हम कहीं आ गए हैं, ऐसा लगेगा हम पृथ्वी पे है ही नहीं, तो कहाँ पे हो, स्वर्ग में चले गए। ओके चलो आगे चलते हैं। भूमि संरक्षण के उपाय बताइए। तो सबसे पहले हम जानेंगे भूमि संरक्षण की परिभाषा। जमीन का कटाव रोकना अर्थात भूमि संरक्षण। अगर हम जमीन के कटाव को रोकते हैं, जमीन के पार्टिकल्स एक जगह से दूसरे जगह पर नहीं जाते हैं, एक जगह पर स्थिर रहते हैं, उसी को हम बोलते हैं भूमि परिरक्षण। उपाय जानते, बंजर जमीन पर वृक्ष लगाकर जमीन के कटाव को रोक सकते हैं। अगर आप बंजर जमीन पे वृक्ष लगाओगे तो वृक्ष के जड़ें जमीन को जकड़े रहेंगी, ठीक है, जिससे कटाव नहीं होगा। पर्वतीय जमीन पर सीढ़ीदार खेती करके जमीन के कटाव को रोक सकते। सीढ़ीदार खेती करोगे तो पर्वतीय जमीन में जो हवाएं पड़ती है ना, वह जमीन के कणों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित नहीं कर पाती है, करती है बहुत बहुत कम। रेगिस्तानी जमीन के कटाव को रोकने हेतु जमीन के चारों तरफ बड़े बड़े वृक्ष लगा। अगर रेगिस्तानी जमीन का कटाव रोकना है तो उसके चारों तरफ बड़े बड़े वृक्ष लगाओ, जिससे हवाएं चले, जमीन के कण उड़े, लेकिन उन्हीं पेड़ों पे अथड़ाकर, पत्तों से अथड़ाकर नीचे गिर जाए, ठीक है। पशुओं की चराई पर नियंत्रण करके जमीन के कटाव को रोक सकते हैं, क्योंकि जो पशु होते हैं छोटे छोटे पौधों को जब उखाड़ते हैं तो उसके साथ जमीन के भी कण ऊपर नीचे हो जाते हैं, ठीक है। बिन उपजाऊ जमीन में सेंद्रीय खाद मिलाकर उसे फिर से उपजाऊ बनाना। अर्थात जो जमीन उपजाऊ नहीं है, अगर उसको उपजाऊ बनाना है तो उसमें सेंद्रीय खाद मिलाओ, वो जमीन काम का हो जाएगा। यानी जो जमीन काम का हो जाएगा वो अच्छी बात है। ढाल वाली जमीन पे क्षितिज समांतर खेती करके भी हम जमीन के कटाव को रोक सकते हैं। इस तरह से ये हमारा भूमि संरक्षण और उसके उपाय है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 41, संसाधन के आयोजन और संरक्षण के लिए आवश्यक बातों को विगतवार पूर्वक समझाओ। हम संसाधन का आयोजन और संरक्षण कैसे कर सकते हैं। पहला नंबर, कोई भी देश को अथवा प्रदेश में उपयोग में जो भी ली जाने वाली संसाधन है उसकी जानकारी प्राप्त करो। सबसे पहले कोई भी देश या कोई भी प्रदेश में कितने संसाधन यूज हो रहे हैं, कौन कौन से यूज हो रहे हैं, कौन ज्यादा यूज हो रहा है, कौन कम यूज हो रहा है, उन सबकी पहले तो जानकारी प्राप्त करो। जानकारी रहेगा तभी कुछ कर पाओगे। कि जो संसाधन मर्यादित हो, जानकारी प्राप्त करने के बाद जो संसाधन मर्यादित हो यानी अनवनीकरणीय, ऐसे संसाधन को हमें वैज्ञानिक पूर्वक उपयोग करना चाहिए, कम से कम उपयोग करना चाहिए, उनका नुकसान नहीं करना चाहिए, ठीक है। जिन संसाधनों का प्रमाण बढ़ाया जा सकता है हर एक संभव प्रयास करो जिससे वह बढ़े। जैसे जल एक संसाधन है, उसे बढ़ा सकते हो वृक्ष लगाकर, ठीक है। जो संसाधन एकदम सस्ते हो और उनका उपयोग करने के साथ साथ भविष्य के लिए हमें उन्हें बचाना भी चाहिए। सस्ता है तो ज्यादा से ज्यादा खरीदोगे, ज्यादा यूज करोगे। हम बोलते हैं आप उतना यूज करो जितनी आपकी आवश्यकता है, भले से वह सस्ता है बट भविष्य के लिए भी तो रहे हो।
मर्यादित संसाधनों को बचाने के लिए हमें उन संसाधनों का वैकल्पिक उपयोग करना चाहिए। ऐसे संसाधन जो मर्यादित है, अगर उन्हें बचाना है तो उनके वैकल्पिक स्रोत का हमें उपयोग करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि पेट्रोल को बचाना है तो भाई पेट्रोल से गाड़ियां चल रही है, पेट्रोल को बचाना है तो गाड़ियां डीजल से चलने लगी, डीजल से बचाना है तो गैस से चलने लगी, गैस को बचाना है तो इलेक्ट्रिसिटी से चलने लगी, एक समय ऐसा आएगा इलेक्ट्रिसिटी बचाना है तो सूर्य से चलेंगी, सूर्य से। ठीक है, सरकार को संसाधनों के आयोजन एवं संरक्षण के लिए कठोर कानून बनाने चाहिए और इस कानून का जो भी अवहेलना करे उसके खिलाफ कठोर से कठोर कदम भी उठाना चाहिए। संसाधनों के संरक्षण हेतु नागरिकों में जागरूकता आना चाहिए। सबसे मेन तो यही है, अगर नागरिक जागरूक रहेंगे तो सब कुछ संभव है। अगर नागरिक जागरूक नहीं रहेंगे तो तुम कुछ भी कर लो, कोई भी नियम कानून बना लो, फॉलो कोई करने वाला। क्वेश्चन नंबर 41 हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 42, बेरोजगारी के प्रभाव यानी असर समझाओ। ठीक है, प्रभाव यानी असर। तो फर्स्ट नंबर है, युवाओं का शिक्षा के प्रति अभिरुचि घटता है। बेरोजगारी का प्रभाव, अगर कोई भी युवा अगर बेरोजगार है तो सबसे पहले तो शिक्षा के प्रति उसकी अभिरुचि घट जाएगी। युवाओं की मानसिक स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, उसमें हताशा आता है, निराशा आता है। बेरोजगारी के कारण जिस देश में बेरोजगारी का प्रमाण ज़्यादा है वहाँ के युवाओं की मानसिक स्थिति खराब हो जाती है, उनमें अलग अलग विपरीत प्रभाव दिखाई देते हैं, हताशा निराशा के वह शिकार हो जाते हैं। लंबे समय तक बेरोजगार रहने से युवाओं को गैर आपराधिक प्रवृत्ति में जुड़ाव होता है, उदाहरण चोरी और लूटपाट। अब लंबे समय तक कोई युवा बेरोजगार रहेगा, उसे काम धंधा नहीं मिलेगा तो घर कैसे चलेगा, ऐसे समय पे मजबूरी में वह आपराधिक प्रवृत्ति में जुड़ जाता है। सामाजिक और आर्थिक असमानता बढ़ती है, समाज में वर्ग भेद उत्पन्न होता है। सामाजिक और आर्थिक असमानता, समाज में प्रॉब्लम आता है, पैसे में लोग आगे पीछे हो जाते हैं क्योंकि जिनको पास काम है वह काफ़ी आगे है, जिनके पास है नहीं वह काफ़ी पीछे हो जाते हैं, तो वर्ग भेद भी चालू हो जाता है, गरीबी और अमीरी ये सब भी चालू हो जाती है। बेरोजगारी के कारण गरीबी उत्पन्न होता है जिससे लोगों का जीवन स्तर भी घट जाएगा। बेरोजगारी यानी काम नहीं मिलेगा, काम नहीं मिलेगा तो घर का खर्चा नहीं चलेगा, खाना पीना नहीं मिलेगा तो गरीबी आएगी, गरीबी आएगी तो जीवन स्तर घट जाएगा। फिर बेरोजगारी के कारण व्यक्ति पर, देश पर और हमारे अर्थतंत्र पर घातक प्रभाव पड़ता है। तो बेरोजगारी में अगर कोई व्यक्ति बेरोजगार है तो उस व्यक्ति के साथ साथ उस देश और हमारे देश के अर्थतंत्र पर भी उसका प्रभाव दिखाई देता है। तो विद्यार्थी मित्रों, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर। आगे चलते हम क्वेश्चन नंबर 43, ग्राहकों के शोषण के कारण बताओ। ऐसे कौन से कारण हैं? पहला नंबर, ग्राहक स्वयं जवाबदार होता है। ग्राहक के शोषण के कारण में पहला, ग्राहक स्वयं जवाबदार होता है। दूसरा नंबर मर्यादित जानकारी है। तीसरा नंबर है मर्यादित स्पर्धा। ठीक है, अब समझो ग्राहक स्वयं जवाबदार कैसे होगा। ज्यादातर ग्राहक निरक्षर होते हैं यानी पढ़े लिखे नहीं होते, उनमें जन जागृति का अभाव होता है, अर्थात जो जन जागृति होनी चाहिए उसमें वो काफ़ी पीछे रहते हैं। संगठित होकर वे अपने शोषण के लिए लड़ भी नहीं पाते हैं। बाजार संबंधी जानकारी का अभाव होता है, मार्केट में क्या चल रहा है उतर रहा है ये सब कुछ पता ही नहीं रहता। ये सब कारणों से हम कह सकते हैं कि ग्राहक अपने शोषण के स्वयं जवाबदार व्यक्ति होते हैं। ठीक है, मर्यादित जानकारी, हमारे देश में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादक और विक्रेता किसी भी उत्पादन और विक्रय में स्वतंत्र होता है, यानी हमारा देश पूंजीवादी है। पूंजीवादी पद्धति में उत्पादन कितना भी उत्पादन कर सकता है, विक्रेता कितना भी बेच सकता है, ठीक है, पैसे के लिए। इस प्रकार हमारे देश में उत्पादन संबंधित कोई मापदंड, मूल्य संबंधी कोई मापदंड, निश्चित नियम नहीं। हमारे देश में उत्पादन के संबंधित मापदंड, मूल्य संबंधित मापदंड के लिए कोई उचित नियम नहीं है। इन सब परिस्थितियों में ग्राहक को मूल्य संबंधित, गुणवत्ता संबंधित, उसके बनावट संबंधित, विक्रय के बाद की सेवा से संबंधित अलग अलग तरह की जानकारी जो ग्राहक के पास होना चाहिए वह नहीं होता है। इसी कारण से मर्यादित जानकारी कारण ग्राहकों का शोषण होता है। राइट, उसके बाद मर्यादित स्पर्धा, अगर बाजार में तीव्र स्पर्धा के कारण ग्राहक को अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुएं कम कीमत पर प्राप्त होती है। अगर बाजार के अंदर तीव्र स्पर्धा हो तो ग्राहक को अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुएं कम कीमत पे मिलती है, परंतु हमारे देश में मर्यादित स्पर्धा के कारण ग्राहकों का अलग अलग तरह से शोषण होता है। विद्यार्थी मित्रों, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 43 होता है कंप्लीट। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 44 पर। भारत में स्त्री पुरुष असमानता के लिए कारण बताओ। ऐसे कौन से कारण हैं
जो भारत में पुरुष और स्त्री की असमानता को सूचित करते हैं। तो भारत में स्त्री पुरुष असमानता के कारण नीचे दिए गए हैं। पहला नंबर, भारतीय समाज एक रूढ़िचुस्त समाज है, सामाजिक रीति रिवाज है, आर्थिक सुविधा तथा शिक्षा में होती स्त्रियों को पुरुषों की अपेक्षा कम शिक्षा प्राप्त हो। सबसे पहले रूढ़िचुस्त समाज है, अलग अलग कुरीतियां हैं, अलग अलग रिवाज है, और वो सब रिवाज ज़्यादातर लड़कियों पे ही लागू होता है। प्लस शिक्षा में देखा जाए तो लड़कियां कम है, राइट। हर तरह से लड़कियों को पीछे रखने का पूरा पहले से प्रयास किया गया है। छोटी बच्चियों को स्वास्थ्य की सुविधा नहीं देना, तो बच्ची बीमार होगी तो मर जाएगी। ये सब भी चीजें हैं जिससे आज महिलाएं पुरुषों की तुलना में कम है। घर के फैसलों में स्त्री की उपेक्षा करना, यानी स्त्रियों को घर के फैसले में कुछ ना बोलने का, राइट। स्त्रियों को मात्र बालक की देखभाल करना है और घर संभालने की प्रवृत्ति केवल करने की दी जाती है, मतलब बाकी कुछ भी परिवार में निर्णय उड़े ले सकती नहीं। आचार विचार तथा व्यवहार में लड़कियों को लड़कों की अपेक्षा कम शिक्षा दी जाती है। आचार विचार व्यवहार में देखा जाए तो लड़कियों को लड़कों की अपेक्षा कम शिक्षा दी जाती है। लड़का लड़की के कपड़े, खेल कूद, अभ्यास, खाना, ठीक है, ये सब में भी भेदभाव रखते, खाने में भेदभाव, कपड़े में भेदभाव, हर तरह से लड़कियों की उपेक्षा किया जाता आ रहा है पहले से और आज भी है। अतः इन सब बातों पे हम कह सकते हैं कि इसीलिए स्त्रियां आज पुरुषों की तुलना में कम है, और यही पुरुष और स्त्री की असमानता का एक कारण है। ठीक है, अब 45 पे आ गए हम। 45, कानून की सामान्य जानकारी, उसका ज्ञान, उसकी समझ किस लिए आवश्यक है। तो कानून की सामान्य जानकारी, ज्ञान और उसकी समझ आवश्यक है क्योंकि उसके निम्नलिखित कारण है। पहला नंबर, जो हम अलग अलग प्रकार के कानून को जानते रहेंगे, जब हम अलग अलग प्रकार के कानून को जानते होंगे तो कभी भी कानून भंग नहीं करेंगे और उसके अनुसार चलेंगे और दंड भरने से बचेंगे। अगर आपको कानून की जानकारी है तो आप कानून के अनुसार चलो, कानून के विरोधाभास में नहीं चलो, और साथ ही साथ बेफजूल जो दंड भरना रहता है वो सब नहीं भर पाओ, क्योंकि आपको नॉलेज है। शोषण और अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए कैसे कायदेसर कदम लिए जा सकते हैं, इसका भी मार्गदर्शन आपको मिलेगा जब आपको कानून की जानकारी होगी तब। भारत के संविधान तथा कानून की सामान्य जानकारी हो तो हम समाज तथा राज्य की तरफ मिलने वाले अधिकारों का भी लाभ ले सकते हैं। अगर आपको भारतीय संविधान के अंतर्गत जो भी कानून है उसका अच्छा खासा नॉलेज है तो उस कानून की सहायता से आप अपना तो विकास कर ही सकते हो, साथ ही साथ आप अपने एरिया, अपने समाज का भी अच्छा खासा विकास कर सकते हो, और जो भी अधिकार सरकार के द्वारा दिए जाते हैं उन अधिकार का उपयोग आप भी कर सकते हो, और जो आपका समाज है उससे भी करा सकते हो। समाज, राज्य और राष्ट्र के प्रति हमारे फर्ज अच्छी तरीके से अदा कर सकते हैं, वफादारी से व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, यानी अगर हमें कानून की जानकारी है तो हम अपने समाज के प्रति, अपने राज्य के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति एक अच्छा व्यक्ति बनकर हर एक कार्य में भूमिका निभा सकते हैं। कानून का सामान्य ज्ञान रखने वाला नागरिक समाज के में प्रतिष्ठा से भरा तथा गौरव प्रदान करता जीवन जी सकता है। अगर जिस व्यक्ति को समाज में, वह व्यक्ति जिसको कानून की संपूर्ण जानकारी हो या बहुत जानकारी हो, तो वह व्यक्ति एक अच्छा नागरिक होता है, समाज में उसका मान सम्मान होता है और वह एक प्राउडफुल जिंदगी जीता है। इन सभी कारणों से हम कह सकते हैं कि कानून का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है हर एक व्यक्ति को। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 45 होता है कंप्लीट। चलो आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। 46 नीचे दिए गए चित्र को देखो, प्रश्नों के उत्तर। तो भैया ये है हमारा कुतुब मीनार है। क्या है ये? कुतुब मीनार। तो इस स्थापत्य का नाम बोलो, कुतुब मीनार। और यह स्थापत्य कौन से शहर में आया हुआ है? दिल्ली में आया हुआ है। और इस स्थापत्य का निर्माण किसने करवाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया। किसने कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक। ओके, इस तरह से हमारा ये सेक्शन नंबर सी कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। जय हिंद, राधे राधे।